नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल तिवारी जी अकादमी फॉर ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में एक बहुत ही अच्छा कंटेंट लेकर प्रस्तुत हो रहा हूं और इस टॉपिक से मोस्टली एवरी कंपटीशन में 4 या 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग जनगणना 2011 जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंसस 2011 के बारे में स्टडी करेंगे। इसका जो मेन पॉइंट्स है इसके बारे में आज स्टडी करेंगे। हम लोग का जो सीरीज चल रहा था मॉडर्न हिस्ट्री का, वो सीरीज़ तो कंटिन्यू होगा, लेकिन बीच में मेरे को लगा कि काफ़ी कुछ जो एग्जामिनेशन है अभी नियर बाई है, सो कुछ ऐसा टॉपिक्स दिया जाए जिससे 4 या 5 क्वेश्चन आप लोग को आसानी से बन जाए। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं जनगणना 2011। मैं यहाँ टाइटल दे दिया हूँ दोस्तों, जनगणना 2011। इसका इम्पोर्टेंस पॉइंट क्या है दोस्तों। जनगणना 2011 हर 10 साल पर भारत सरकार द्वारा इसको कंडक्ट किया जाता है। ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। सबसे पहले बात है कि यह भारत की 15वीं जनगणना है। एक क्वेश्चन पूछता है, ऐसे एक टाइप से पूछता है, कभी कभी वनडे एग्जामिनेशन में क्या होता है कि पूछता है कि ये भारत की कौन सी जनगणना है, तो आपको बताना होगा कि ये भारत की 15वीं जनगणना है। इसमें नारा क्या था, कभी कभी पूछता है इसका नारा क्या है, तो हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। इसका हमारा नारा क्या है, हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। दोस्तों, ये जो आर्टिकल 246 है, संविधान का जो आर्टिकल 246 है, उसके 7th अनुसूची में इसको शेड्यूल्ड किया गया है और ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। ये किस सूची के अंतर्गत आता है, संघ सूची के अंतर्गत है। कभी कल पूछता है, जो हम 3 सूची पढ़ते हैं, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची, तो ये तीनों सूची के अंतर्गत कभी कल एग्जामिनेशन में पूछता है कि जो जनगणना है वो किस सूची के अंतर्गत आता है, तो आपको आंसर देना होगा कि ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। जनगणना अधिनियम 1948 पारित किया गया था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, आफ्टर इंडिपेंडेंस। दोस्तों, मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया था, तो उस वक्त ये फील किया गया जो संविधान निर्माता थे, तो उस वक्त जनगणना अधिनियम 1948 पारित किया गया। 1961 में जनगणना विभाग गठित किया गया जिसका शीर्ष अधिकारी महारजिस्ट्रार, दोस्तों महारजिस्ट्रार या जनगणना आयुक्त कहते हैं। इस महारजिस्ट्रार या जनगणना आयुक्त कहा जाता है। वर्तमान में जनगणना आयुक्त अभी जो एट प्रेजेंट हैं, उसमें जो जनगणना आयुक्त हैं वो कौन है, सी चंद्रमौली हैं। कौन से हैं, सी चंद्रमौली हैं। दोस्तों, कुछ आते हैं यहाँ पर, मैं लिख दिया हूँ। जनगणना का इतिहास का डिस्कशन कर लेते हैं कुछ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट्स है। दोस्तों, प्राचीन भारत में, एंशियंट इंडिया में जनगणना होने का जो संदर्भ है वो कौटिल्य की अर्थशास्त्र में वर्णन किया गया है। वहाँ पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जनगणना के बारे में बताया गया है। मुग़ल काल में दोस्तों अबुल फजल की आईने अकबरी में, अबुल फजल मुग़ल काल में अकबर के समय में आईने अकबरी नाम का एक बुक लिखे थे, उसमें जनगणना के बारे में उन्होंने विस्तार से डिस्क्राइब किया है। और आधुनिक पद्धति से, मॉडर्न सिस्टम से सर्वप्रथम जनगणना 1749 स्वीडन में, 1749 स्वीडन में प्रारंभ हुआ। 1890 में यूएसए में, अमेरिका में। 1801 में इंग्लैंड, फर्स्ट टाइम, इंग्लैंड में जो था फर्स्ट टाइम जनगणना कब हुआ, तो 1801 में फर्स्ट टाइम इंग्लैंड में जनगणना का काम किया गया। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना, ब्रिटिश भारत, दोस्तों ब्रिटिश भारत कहने का मतलब ये है कि जब अंग्रेज़ लोग हमारे देश पर शासन कर रहे थे, तो उस वक्त
पहली जनगणना 1872 ईस्वी में किया गया। कब, कौन से वायसराय थे? तो लॉर्ड मेयो। दोस्तों ये पूछता है कि भारत में पहली जनगणना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में किया गया, तो आपको बताना होगा कि भारत की जो पहली जनगणना वो लॉर्ड मेयो के काल में किया गया। उसके बाद 1881 से, दोस्तों ये पॉइंट्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोग को जितना कंटेंट बताता हूँ ये बहुत ही एग्जामिनेशन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। सो इसको पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए और उसको 1 या 2 बार देखिएगा। पूरा कंटेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट ही मैं आपको बताता हूँ। 1881 से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर लॉर्ड रिपन ने शुरू की थी। दोस्तों यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है। कन्फ्यूज़ क्या नहीं होना है कि जो ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ, बट जो प्रत्येक डिकेड पर हुआ 10 वर्ष के अंतराल पर, जो 1881 से स्टार्ट हुआ है, वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में स्टार्ट हुआ है। दोस्तों इसको आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछता है कि जो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना 1881 स्टार्ट हुआ वो किस वायसराय गवर्नर के कार्यकाल में स्टार्ट हुआ, तो आपको बताना है लॉर्ड रिपन। और ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में हुआ, तो लॉर्ड मेयो। और ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। ये स्वतंत्र भारत की क्या है, 7वीं जनगणना है। दोस्तों मैं एक यहाँ लिखा हूँ शॉर्टकट वर्ड पीडी। पीडी डैट मीन्स पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व ये क्या चीज़ होता है, इसका डिफिनेशन कैसे समझेंगे, कोई समझने की कोशिश कीजिए। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? किसी देश या क्षेत्र विशेष में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को पॉपुलेशन डेंसिटी बोला जाता है। यहाँ ध्यान देना है दोस्तों कि प्रति वर्ग किलोमीटर, किसी देश या क्षेत्र विशेष में प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते कैसे हैं? अगर पीडी निकालना हो, पॉपुलेशन डेंसिटी निकालना हो, तो टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर देंगे टोटल एरिया से। क्या करेंगे? टोटल पॉपुलेशन को टोटल एरिया से डिवाइड कर देंगे, हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी निकल जाएगा। दोस्तों सेक्स रेशियो क्या होता है? सेक्स रेशियो प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या। सेक्स रेशियो क्या होता है? इसको लिंगानुपात बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं लिंगानुपात। ये क्या होता है? प्रति 1000 पुरुष पर कितना महिलाओं की संख्या है, उसको ही सेक्स रेशियो बोलते हैं। इसको निकालने का मेथड क्या है? तो नंबर ऑफ फीमेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेल मल्टीप्लाई 1000, तो हमारा सेक्स रेशियो निकल जाता है। दोस्तों एक होता है चाइल्ड सेक्स रेशियो। मैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपको समझने में काम आएगा। चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है? 0 से 6 वर्ष एज ग्रुप में प्रति 1000 बालकों की तुलना में उसी आयु समूह की बालिकाओं की संख्या को चाइल्ड सेक्स रेशियो कहते हैं। इसका ये ध्यान रखना है कि जो इसका एज ग्रुप होता है 0 से 6 वर्ष का होता है। 0 से 6 वर्ष एज ग्रुप में प्रति 1000 बालकों की तुलना में उसी एज ग्रुप की बालिकाओं की संख्या को चाइल्ड सेक्स रेशियो कहा जाता है। इसको कैसे निकालते हैं? जैसे इसको निकालेंगे नंबर ऑफ फीमेल्स 0 से 6 एज ग्रुप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेल्स 0 से 6 ग्रुप मल्टीप्लिकेशन 1000। दोस्तों मैं यहाँ लिखा हूँ डिकेडल ग्रोथ। डिकेडल ग्रोथ प्रत्येक 10 वर्ष पर प्रतिशत जो वृद्धि होता है 10 वर्ष के जो मध्य होता है। जैसे 2001 में जनगणना हुआ था, उसका जो 2011 में जनगणना हुआ, इस बीच में जो भी वृद्धि हुआ उसको हम जनसंख्या में जो भी वृद्धि हुआ उसको डिकेडल ग्रोथ बोला जाता है। इसको कैसे निकालते हैं? तो इसको निकालने का विधि क्या है दोस्तों कि वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या डिवाइडेड बाई पूर्व जनसंख्या मल्टीप्लिकेशन 100
कर देंगे तो हमारा डिकेडल ग्रोथ निकल जाएगा। दोस्तों लिटरेसी रेट क्या होता है, ये जो मैं यहाँ लिखा हूँ कि ये जो लिटरेसी रेट क्या होता है, साक्षरता दर क्या होता है। दोस्तों ये समझने वाली चीज़ है कि साक्षरता दर क्या होता है। दोस्तों जो मैं ऊपर बताया, हमको उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को अपना लैंग्वेज में इसको डिस्कस करने का कोशिश करता हूँ। साक्षरता दर क्या होता है कि 7 वर्ष से अधिक एज वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को ही साक्षरता दर कहा जाता है। ध्यान देना है बस दोस्तों कि 7 वर्ष से अधिक एज वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को साक्षरता दर कहा जाता है। कैसे निकालते हैं, साक्षरों की संख्या बटा 7 प्लस आयु वाली जनसंख्या मल्टीप्लीकेशन 100। डिफिनेशन ऑफ साक्षर क्या होता है दोस्तों, कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि डिफिनेशन ऑफ साक्षर क्या होता है। तो 7 वर्ष और मोर देन 7 वर्ष जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो और उसे लिख सकता हो और उसे पढ़ सकता हो वो साक्षर कहलाएगा। इसको साक्षर बोलेंगे। डिफिनेशन ऑफ साक्षर क्या होगा, 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक जो व्यक्ति किसी भाषा को अंडरस्टैंड कर सकता हो, राइटिंग जानता हो और उसको रीड कर लेता हो, उसे साक्षर कहते हैं। इसमें एक नोट मैं यहाँ नोट में लिख दिया हूँ दोस्तों, ये नोट में कि 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चे, चाहे वे स्कूल जाते हों और कुछ पढ़ना लिखना भी सीख गए हों, फिर भी वो निरक्षर के ही कैटेगरी में आएंगे। अगर 6 वर्ष से उनका एज कम है तो उनको हम लिटरेसी रेट में ऐड नहीं करेंगे। उनको किस चीज़ में ऐड करेंगे, उनको लिटरेसी इलिटरेट में ऐड कर लेंगे। दोस्तों मैं एक यहाँ लिखा हूँ, एक वर्ड लिखा हूँ महान विभाजक वर्ष। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा आप लोग दिमाग में रखिएगा, ये हर एग्जामिनेशन में पूछ ही देता है। महान विभाजक वर्ष क्या होता है दोस्तों, हमारा जो जनसंख्या था, हमारे देश का जनसंख्या जो था 1911 और 21 के दौरान हमारी जनसंख्या दर में बहुत ही भारी कमी हुआ था, मतलब निगेटिव में चला गया था। लेकिन वही जनसंख्या 1981 के पश्चात तीव्र गति से वृद्धि हुआ, यानी पॉजिटिव आ गया। तो इसीलिए 1981 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा, किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, 1921, 1922, 1925, 1926। तो आपको बताना होगा कि 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। अब आइए भारत की जनसंख्या 2011 का कुछ इम्पोर्टेंट्स की पॉइंट्स देखते हैं। दोस्तों टोटल पॉपुलेशन, जो हमारा इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितना है, 121 करोड़। शॉर्ट में ऐसे 1,11,05,569,573। अगर इसको ऐसे पढ़िएगा तो बोला जाएगा 1,21,05,69,573। शॉर्ट में दोस्तों बोलते हैं हम लोग इसको 121 करोड़। मेल 62 करोड़, शॉर्ट में फीमेल 58 करोड़। दोस्तों अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछा जाता है वो देखिए, दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर का डिफिनेशन मैं ऊपर समझा दूँ आप लोग को कि जो 10 साल का इंटरवल में जो भी वृद्धि होता है उसको दशकीय वृद्धि बोला जाता है। तो 2001 से 11 के बीच में हमारे देश की जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ, तो 17.7% का वृद्धि हो गया। दोस्तों इसको स्टार कर लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा कि हमारा जो जनगणना हुआ 2001 और 11 के बीच में दशकीय वृद्धि कितना हुआ था, 17.7%। हमारा जनघनत्व का मैं डिफिनेशन इसलिए समझा दिया, ये 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात सेक्स रेशियो कितना है, 943। लिटरेसी रेट हमारा
इंडिया का है 73.0%, मतलब 73%। इसमें मेल लिटरेसी रेट क्या है 80.9%, और फीमेल लिटरेसी रेट कितना है 64.6%। दोस्तों क्षेत्रफल देख लेते हैं। भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 राज्य जो एरिया के दृष्टि से अधिक हैं, पहला है राजस्थान, मैं दोस्तों यहाँ लिख दिया हूँ। पहला है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश, पांचवा जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों क्या पूछता है TCS एग्जामिनेशन में, या जो एग्जामिनेशन थोड़ा जो एग्जामिनेशन टफ टाइप का होता है, उसमें क्या दे देगा आपको कि उसमें ऑप्शन दे देंगे, 3-4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कि इसमें कौन कौन सा राज्य है डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। तो आपको कम से कम एटलीस्ट 5 राज्य को तो जानना ही चाहिए कि भारत के जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 राज्य में कौन कौन सा आता है। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश, पांचवा जम्मू एंड कश्मीर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला 5 राज्य दोस्तों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। कौन कौन सा है सर्वाधिक जनसंख्या वाला 5 राज्य? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा आंध्र प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य दोस्तों, न्यूनतम जनसंख्या वैसा जिस पर सबसे कम जनसंख्या हो। पहला सिक्किम, दूसरा मिजोरम, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा गोवा, पांचवा नागालैंड। सर्वाधिक पॉपुलेशन वाले 3 यूनियन टेरेटरी दोस्तों कौन कौन सा है? पहला दिल्ली, दूसरा पुदुचेरी, तीसरा चंडीगढ़। न्यूनतम जनसंख्या वाले दोस्तों यहाँ मैं लिख दिया हूँ कि न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 यूनियन टेरेटरी, पहला लक्षद्वीप, दूसरा दमन एंड दीव, तीसरा दादरा एंड नागर हवेली। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्य जहाँ 1 दशक में सर्वाधिक वृद्धि हुआ। पहला मेघालय, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा जम्मू एंड कश्मीर, पांचवा मिजोरम। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला पहला नागालैंड, दूसरा केरल, तीसरा गोवा, चौथा आंध्र प्रदेश और पांचवा सिक्किम। दोस्तों इस प्रकार ये इम्पोर्टेंट फैक्ट जनगणना के बारे में रहा, और मैं ये कोशिश करूँगा कि इसका जो सेकंड पार्ट है जल्दी से जल्दी आप लोग के बीच में ला दूँगा। सेकंड पार्ट जल्दी ही मैं आप लोग के बीच में लाऊंगा, और आप लोग इसको 1 या 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन करने के बाद आप लोग को पूरा ही दिमाग में बैठ जाएगा, और बहुत इम्पोर्टेंट कंटेंट ये है दोस्तों। ये सब जो कंटेंट है ना, ये एग्जामिनेशन के दृष्टि से 5 स्टार इसको बोल सकते हैं आप, 5 स्टार है। ये आना ही है, इसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो आना ही है। इसीलिए मैं सेकंड वीडियो आप लोग के समक्ष जल्दी ही लाऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों। आगे आप लोग अपना कंपटीशन एग्जाम तैयारी से पढ़िए और हमारा कंटेंट देखिए। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट दें। थैंक यू।